हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान ग्रुप क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। अपनी तैयारी भी रोज़ाना की तरह बढ़िया बेहतरीन कर रहे होंगे। आइए हमारी एक प्रैक्टिस क्लास हिंदी की ओर। और ये प्रैक्टिस क्लास आपसे हम वादा करते हैं कि अगर आप रोज़ डेली या फिर अर्थात मेरी ये प्रैक्टिस क्लास आप देख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम तक आप अपने हिंदी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं और उस थ्योरी के साथ साथ ये प्रैक्टिस क्लास भी करते रहिए, आपका स्कोर कहीं ना कहीं ज़रूर इंक्रीज होगा। और इसमें हम रोज डेली बढ़िया वही प्रश्न रखते हैं जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अभी ये प्रीवियस ईयर सारे हैं, जो भी प्रश्न आप कल की क्लास में जो भी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे वो सभी के क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फिर प्रैक्टिस करते हैं आज की क्लास को। और उन साथियों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने कमेंट किया है, फिर उन्हीं के बदौलत से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है कि हाँ हमारी क्लास अच्छी थी। जो भी थी उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आइए क्लास में देखते हैं और हर एक क्वेश्चनों को अच्छे से विश्लेषण करते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि केवल जो भी क्वेश्चन आए हमने टिक किया। इस प्रैक्टिस सेट्स का मतलब ये भी है सुपर फास्ट रिवीजन, अर्थात हम रिवीजन करते भी चलेंगे, उनके प्रश्नों का विश्लेषण भी करते चलेंगे, जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके होंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर आराम से पहले चूज करिए। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त, पहले तो ये जानते हैं कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। अगर इसकी बात करें तो टोटल इस टाइम की बात करें वर्तमान तक तो 22 भाषाएं, और मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से 14। ठीक है। और देखिए ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, बोडो, भोजपुरी। तो कहने मतलब भारतीय संविधान में कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हो, तो हिंदी तो हमारी मूल रूप से थी, लेकिन सिंधी की बात करें कब इसे जोड़ी गई थी, तो 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, अर्थात ये भाषा तब सिंधी जोड़ी गई थी। वहीं बोडो, अच्छा एक और संविधान संशोधन लिखेंगे पहले, 71वां। यहाँ पर सभी देख लेते, 14 के बाद जितनी जोड़ी गई थी उनका संविधान संशोधन 1992। यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन से? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, अर्थात ये नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। इसे हम एक ट्रिक से याद करते हैं, कौन सी ट्रिक होती है? नमक। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। वहीं पर बात करें एक और संविधान संशोधन हुआ था, 22वां संविधान संशोधन सन 2003 में। यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक और थे संथाली। तो इस तरह हमारे अर्थात 14 के बाद जो भी भाषाएं जोड़ी गई उनको हमने बता दिया किस संविधान संशोधन से, 21वें से है और 71वें से है और 92वें से है। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सबको चारों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक है, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। एम से आप बना लेंगे क्या? मैथिली, और सा से क्या बन जाएगा? संथाली, और डी से डोगरी, और बी से क्या बन जाएगा तुम्हारा? बोडो। तो इस तरह पूछा गया है भाषा मंत्र। 14 तो हमारे पहले मूल रूप से थी, सिंधी को हमने 1967 में जोड़ा और बोडो को हमने 92 में जोड़ा, और लेकिन भोजपुरी ये हमारी नहीं है। अर्थात मान्यता प्राप्त भाषा में से कौन सी नहीं है? भोजपुरी। बाकी हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो भोजपुरी। अगर जिन साथियों ने भोजपुरी दिया है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आघोष वर्ण है। आघोष, आघोष अर्थात जिन वर्णों को बोलते टाइम हमारे अर्थात कहने मतलब कंठ या फिर तालु मूर्धा जो भी हैं, अर्थात हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती, उन्हें हम आघोष कहते हैं, और जो कंपन करती हैं उन्हें हम साघोष कहते हैं। तो आघोष आपने पढ़ा होगा क्लास में, हमने पढ़ाया है। जैसे हमने का वर्ग के उठा लेते हैं, का, गा, घा, अंगा।
तो इस तरह से आघोष की बात करें, पहला और दूसरे प्रत्येक वर्ग के पहले और जो दूसरा होता है वो आघोष होते हैं, बाकी 3, 4, 5 ये क्या होते हैं तुम्हारे साघोष होते हैं। इसी तरह प्रत्येक वर्ग के अर्थात का से लेकर पा वर्ग तक, और ये क्या होते तुम्हारे आघोष। इसी तरह चा वर्ग में भी अर्थात पहले और दूसरे वर्ण क्या होते तुम्हारे आघोष, और तीसरे, चौथे और पांचवें क्या होते तुम्हारे साघोष। तो इसमें में से छांटिए, जैसे गा कहने मतलब ये तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इस तरह से ये साघोष है, ये हमारा आंसर सही नहीं। उसने पूछा है आघोष वर्ण है। और माँ की बात करें तो आप निकाल लीजिए, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, अर्थात वो पांचवें पे आता, तो ये भी नहीं, ये साघोष है। और का की बात करें, हाँ ये है, अर्थात ये आघोष है। वहीं पे जा की बात करें, ये भी एक प्रकार से साघोष है। तो इस तरह से आप आराम से थ्योरी में क्लास में हमने आपको पढ़ाया है ना। तो आघोष वर्ण कौन सा भैया, का है। अगला देखेंगे, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ आपके सामने ऑप्शन है या, रा, सा और ला। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से, या, रा, ला, वा। हमने आपको एक ट्रिक दिया था, ट्रिक क्या थी, या अर्थात जो आपके यार मित्र होते हैं, जो भी अर्थात आपके जो फ्रेंड होते हैं, उनसे हम लब करते हैं यार से लब अंत तक, अर्थात या, रा, ला, वा, यार से लब अंत तक। तो इस तरह से आप उस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से भैया, 4, या, रा, ला, वा। तो उसमें वहाँ से देखिए अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा है, तो पहला या ये तो है, और रा भी है, और कहने मतलब सा नहीं है, और ला भी है। इस तरह से जो हमारा सही आंसर होगा वो आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा है, सी, क्योंकि उसने पूछा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। हाँ, और इन्हीं चारों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अंतस्थ भी कहते हैं, और इन्हीं चारों वर्णों को हम किस नाम से और जानते हैं, अर्धस्वर के नाम से। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि, हमने कल आपको संधि बताया था, संधि कितने प्रकार की होती हैं, और वहीं पर स्वर संधि के भेद भी बताया था। उसमें पूछा गया सदैव में कौन सी संधि है, ऑप्शन है गुण, विसर्ग, वृद्धि, यण। तो कहने मतलब विसर्ग तो पहले ही गलत, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग हमारे सदैव शब्द में नहीं दिख रहा। तो सदैव का अगर संधि विच्छेद करें, सदा धन एव, ठीक है। इसका अगर मात्रा निकालेंगे तो बड़ा और इधर से ए मिल जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए सदैव में कौन सी संधि है, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो वृद्धि संधि है। गुण संधि नहीं है, न तो यण संधि है। यण शब्द में हमेशा आधे वर्ण आते हैं, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, फिर पढ़ाएंगे भी। और गुण में बात करें जहाँ पर एक मात्रा है, देखो आपको संधि सही बेस पे तो थ्योरी में पढ़ाएंगे हम, लेकिन अगर ऐसे देख लिया जाए तो जहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं, जैसे सदैव यहाँ पर 2 मात्रा लगी हैं, तो किसी भी शब्द में अगर 2 मात्राएं लग जाए तो वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होती हैं। ये एक ट्रिक है, पहचानने का थोड़ा सा मंत्र है। और लेकिन जहाँ पर एक मात्रा रहे केवल, वहाँ पर हमेशा गुण होती है। कौन सी होती है भैया, गुण। और जहाँ पर 2 मात्राएं हमेशा दिख जाएं अगर किसी भी शब्द में, तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि। इस तरह से गुण और वृद्धि को हम बहुत आसानी से भी पहचान सकते हैं मात्रा को देखकर, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नंबर 5 देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। ये थोड़ा टाइपिस्ट में सही किया जाता है लेकिन गलत हो जाता है। चलिए ठीक है, द्वंद्व ऐसे रहेगा। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष। हमने बताया था बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य यानी कोई तीसरा प्रधान होता है, अन्य प्रधान होते हैं, अन्य प्रधान होता है, अर्थात न तो पूर्व पद होता है न तो उत्तर, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। अन्य यहाँ पे लिख लेंगे, अन्य पद प्रधान होता है ऐसे। लेकिन द्वंद्व में, हाँ इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारा में हमने बताया था उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद। और तत्पुरुष में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, ठीक है। और जो पूर्व पद होते हैं वो सामान्य होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, द्वंद्व होते हैं। जैसे आपने लिखा है, ये पढ़ा होगा द्वंद्व के अंतर्गत माता पिता, और जहाँ भी ये हमारा अर्थात चिन्ह भी आ जाए वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास ही होता है।
ये चीज़ हम थ्योरी अभी समाज पे पहुँचेंगे तो वहाँ भी पढ़ाएंगे आपको। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से साकर्मक क्रिया है, इसको हम पढ़ चुके हैं, क्रिया चैप्टर अभी हाल फिलहाल में ख़त्म किया है। तो आप लोग बताएंगे साकर्मक क्रिया, हमने बताया था आकर्मक और साकर्मक में जहाँ पर आकर्मक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया होती, आकर्मक, अर्थात हमें क्या और किसको की जरूरत नहीं होती। लेकिन साकर्मक बात करें जहाँ पर हमारे कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात क्या और किसको की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम साकर्मक। आइए देखते हैं, जैसे ऑप्शन है चलना, अर्थात क्या चलना, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो इस तरह से ये तो हमारा आकर्मक क्रिया है। चलना में कौन सी क्रिया भैया, आकर्मक। रहना, क्या रहना, अर्थात किसी जवाब की हमको जरूरत नहीं, यहाँ पे कौन सी क्रिया भैया, आकर्मक है। लेकिन लिखना, अर्थात क्या लिखना, निबंध लिखना, गीत लिखना या फिर कोई चीज़ लिखना, अर्थात क्या लिखना, अर्थात हमें क्या की जरूरत पड़ रही, इस तरह से इसमें कौन सी क्रिया भैया, साकर्मक क्रिया है। और दौड़ना, क्या दौड़ना है, इसकी भी जरूरत हमें नहीं पड़ रही, तो इस तरह से ये भी कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया है। ठीक है, और लिखना में क्या है, हमारी साकर्मक क्रिया है। क्लियर। आइए आगे देखते फिर, अर्थात उसमें ज़रूरत पड़ रही है हमें, उस तरह से वो पहचानने का एक ट्रिक है, माध्यम है, क्या और किसको लगाकर हम आसानी से आकर्मक और साकर्मक पहचान सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से शुद्ध रूप है अधीन, बारात, कैलाश, अनुग्रह। चलिए, शुद्ध और अशुद्ध बहुत कन्फ्यूजन भरा चैप्टर होता है। तो देखिए, अधीन ये बिल्कुल अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप जानते हो क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है अधीन, अर्थात यहाँ बड़ा आ की मात्रा नहीं रहता, हमेशा याद रखेंगे शुद्ध अशुद्ध। और बारात भी अशुद्ध लिखा हुआ है, बारात ऐसे रहता है, बारात। ठीक है, और कैलाश ये बिल्कुल शुद्ध है। अगर इसके अशुद्ध रूप की बात करें, इसका अशुद्ध क्या होता है, इसका अशुद्ध रूप क्या होता है, देखिए इसका अशुद्ध रूप कैलाश, ये अशुद्ध रूप है, कैलाश ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि शुद्ध रूप ऐसे है, कैलाश। ठीक है, वहीं अनुग्रह ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप की बात करें, अनुग्रह ऐसे लगेगा, अनुग्रह, लेकिन वहीं पर होता अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, ये भी शुद्ध रूप है, अनुग्रहित। अगर अनुग्रह ऐसे लिखा रहे तो ये बिल्कुल गलत है, अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वहीं पर अनुग्रहित लिखा होता तो ग्रहित वाला ये सही है, फिर ये सही हो जाता है। ये जो मात्रा लगा है री की मात्रा, वो अनुग्रहित में सही मानी जाती है, बल्कि अनुग्रह में गलत मानी जाती है। अनुग्रह ऐसा लिखा रहेगा, अनुग्रहित ऐसे, ये शुद्ध रूप है। और ये कैलाश का शुद्ध रूप देखते हैं, कैलाश का शुद्ध रूप ये होता है, और बारात का शुद्ध रूप ये होता है, अधीन का शुद्ध रूप ये होता है। क्लियर। आगे देखेंगे, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया, कितने भेद होते हैं, 6, 5, 4, 3। तो 3 नहीं होते हैं, 4 नहीं होते हैं, संज्ञा में होते हैं, कहने मतलब ये विशेषण में होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण। और 5 किसके होते हैं, संज्ञा के होते हैं। लेकिन पूछा क्या है हमारे प्रश्न में, सर्वनाम पूछा है, तो इस तरह से भी गलत। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 6 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से लिखेंगे फटाफट, ये फिर रिवीजन करना। पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, और चौथा जो होता है संबंधवाचक, और 5वां जो होता है निजवाचक, और जो छठा होता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। इस तरह से ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है, प्रैक्टिस मतलब ये हुआ है आप रिवीजन हो रहा है सारी चीज़ों। देखो हमने सर्वनाम का रिवीजन कर दिया, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निजवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भाग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, श्रोता अर्थात वक्ता, श्रोता और फिर अन्य पुरुष। ठीक है, और निश्चय मतलब जहाँ पर निश्चित हो, यह और वह, और अनिश्चय मतलब कोई और कुछ, अर्थात क्या लाया कुछ लाया। ठीक है, अनिश्चय में आता है। संबंध मतलब जहाँ पर आपको संबंध के बारे में दर्शाया जाए, और निजवाचक आप या मैं अपने आप चला जाऊंगा। प्रश्नवाचक मतलब क्या लाया, अर्थात जहाँ पर प्रश्न हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे, हे भगवान उसकी रक्षा करो कौन सा कारक है। हे भगवान उसकी रक्षा करो कौन सा कारक है, कर्म कारक है, करण कारक, अपदान, संबोधन। देखो कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता ने
कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ऐसे विभक्ति के साथ हम याद रखेंगे, हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, कारक को याद करने के लिए, को के लिए, और अपादान, अपादान से अलग होने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रे, संबंध का की के, और रा री रे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है भैया, संबोधन, संबोधन, हे, ओ और अरे, ये अगर विभक्तियाँ आपको जिस में भी दिख जाएं वहाँ पर वो कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की रारी, और संबोधन हे हो अरे। तो देख लीजिए उसमें पूछा गया हे भगवान, अर्थात हे विभक्ति किस में आ रही है, हमारे संबोधन में। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो अपादान होगा अर्थात अलगाव की स्थिति में, न तो किसी साधन की बात, न तो किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, नहीं तो फिर कर्म हो जाता। तो इस तरह से जो भी साथी हमारे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं। आइए अगला देखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया तो वो होती है जहाँ पर किसी भी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए तो हमारा द इंड। लेकिन विशेषण, हाँ, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और अव्यय कहते हैं जिसमें अर्थात लिंग और वचन और कारक से कोई प्रभाव न पड़े, फिर कहने मतलब कोई परिवर्तन ना है, उसे हम अव्यय कहते हैं। पढ़ेंगे हम आगे चलकर, ये भी नहीं है। क्रिया विशेषण में जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ पर क्रिया विशेषण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी होगा। और विशेषण में आपने पढ़ा होगा विशेषण के 4 भाग होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, और फिर उसके बाद परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण चैप्टर बहुत जल्द ही पढ़ाने वाले हैं ना। चलिए अगला देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, अर्थात भरत मुनि ने जो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी दी है। तो अगर कुल रसों की संख्या पूछी जाए, कुल रस तो 11 हो चुके हैं। कुल रस कितने हो चुके थे भैया, 11। लेकिन 9 किसके अनुसार हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार। लेकिन पूछा भरत मुनि, देखो स्पष्ट कर दिया, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ये बिल्कुल सही है। और हमने आपको बता दिया रसों की संख्या कितनी हो चुकी है, बल्कि 11। आइए अगला देखते हैं, रस पढ़ेंगे बढ़िया अच्छे से। हाँ चलिए बताइए, ये चीज़ हमने पढ़ाया है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, अर्थात चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत में, मॉरिशस, ब्रिटेन या फिजी। चलिए चौथा सभी हम सम्मेलन के फटाफट देखते हैं। एक ट्रिक से हमने याद किया था, आई मैं, तू, सुस, आई, मैं। देखो आई से क्या बन जाता है तुम्हारा भारत, और उसके बाद एम से क्या बन जाएगा मॉरिशस, और फिर आई से क्या बन जाएगा भारत, फिर मा से क्या बन जाएगा मॉरिशस, फिर तू से क्या बन जाएगा, अर्थात तू से ट्रिनिडाद टोबैगो, टोबैगो, ठीक है, ये फिर बन जाएगा। और यू से क्या बन जाएगा यूके, अर्थात ब्रिटेन, ठीक है। और यहीं एक साथ से क्या बन जाएगा तुम्हारा सूरीनाम, सूरीनाम। और यू से फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक यू से साउथ अफ्रीका, ठीक है, एक यू से तुम्हारा बन जाएगा, जिससे यू के हो चुका है भारत, मॉरिशस, फिर त्रिनिडाद टोबैगो, फिर ब्रिटेन, फिर सूरीनाम, फिर इसको हम कह सकते हैं अमेरिका, फिर एक साथ से तुम्हारा जो बन जाएगा वो साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका। और आई से फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा भारत, फिर माँ से क्या बन जाएगा मॉरिशस। देखो ये चीज़ हम अच्छे राइटिंग से नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये थ्योरी क्लास में हमने आपको पढ़ा चुके हैं सारी चीज़ें। तो एक ये रिवीजन इसी तरह किया जाता है, बस फटाफट हमने देखा हाँ आई से भारत। तो लेकिन पूछा गया चौथा विश्व युद्ध, देखो पहला ये था 1 2 3 4, तो 4 पे कौन आ रहा भैया मॉरिशस। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो मॉरिशस होगा, ना कि भारत, ना कि ब्रिटेन, ना कि फिजी। इसके बाद जो हुआ था एक और हुआ है फिजी में, अभी जो अंतिम, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको चौथा पूछा गया तो चौथा हमने देख लिया मॉरिशस में हुआ। ऐसे बहुत में से वो छठा भी पूछ सकता है, 7वां 8वां 9वां, तो ऐसे याद रखेंगे आई मैं तू सुस आई मैं और लास्ट में एफ। अगला देखेंगे कौन सा शब्द बहुवचन है। देखो आपसे एक वचन और बहुवचन पूछा गया है, तो माता अर्थात यहीं पे होता माताएं, तो ये हो जाता बहुवचन। क्या हो जाता है यहाँ पर माताएं, तो ये बहुवचन। लेकिन इसने दिया है माता तो इस तरह से गलत, लेकिन प्राण हाँ ये बहुवचन है। जैसे बहुवचन और भी बताएं, प्राण होता है, ये सही ऑप्शन बी नंबर। और सी मतलब ये भी नहीं है, डी नंबर ये भी नहीं, यहीं पे होता लड़के, तो ये बहुवचन। और किताब के क्या बन जाता किताबें, तो ये बहुवचन बनता, ठीक है। प्राण और क्या होते हैं तुम्हारे, आंसू होते हैं, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है। आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर। और कहने मतलब इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं, हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं बोलते, प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात प्राण, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, ये शब्द जो भी होते हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला देखेंगे सम्मुख का विलोम है, अर्थात आपके पूछे यानी सम्मुख का विलोम क्या होगा। हम किसी के सम्मुख बैठे तो सम्मुख का विलोम, जो साथी अगर उन्मुख दे रहे हैं उनका बिल्कुल आंसर एकदम गलत है, उन्मुख नहीं होगा। सम्मुख और उन्मुख एक ही बात है, जो कि सम्मुख का विलोम जो होगा वो विमुख होगा, अर्थात हम किसी के विमुख बैठे हुए हैं। प्रमुख से कोई मतलब ही नहीं, अधिमुख से कोई मतलब नहीं। इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर विमुख होगा, सम्मुख का विलोम, ठीक है। अगला देखेंगे जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। निगम, आगम, दुर्गम या अगम। अगम में नहीं होता, और जिसे पार करना कठिन हो उसे निगम भी नहीं कहते और आगम भी नहीं कहते, बल्कि दुर्गम कहते हैं। जो साथी हमारे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला देखेंगे विहग का निम्न में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। विहग मतलब होता है पक्षी भी होता है, द्विज भी होता है, खग भी होता है या फिर मृग भी होता है। बताइए विभग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो भी साथी हमारे मृग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, बल्कि पक्षी यानी विहग का पक्षी भी होता है, द्विज भी होता है और खग भी होता है। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। आंसर क्या होगा हमारा डी होगा। बाकी ये सारे पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, और द्विज जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। द्विज हमने कल और भी बताया था, ब्राह्मण और दांत के भी होते हैं ना। चलिए अगला मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, यानी घाट घाट का पानी पीना, बहुत यात्रा करना, घाट घाट का पानी पी चुका अर्थात बहुत यात्रा नहीं, गलत है। बहुत अनुभवी होना, हाँ ये बिल्कुल सही। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी मिलना, अधिक लोगों से मिलना नहीं, नॉन ऑफ द जीज नहीं, बहुत अनुभवी होना, ये सही आंसर है हमारा। घाट कहते नहीं कि तो उस आदमी ने तो भैया घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात बहुत अनुभवी हैं। अगला देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन करने मतलब साथियों को हमारे छांटने में बहुत दिक्कत होती है इनको, अर्थात वो सीक्वेंस, एक वाक्य दिया हुआ है और उसका सीक्वेंस इधर उधर है, अर्थात देखो इधर उधर लगाए हुए, उनको हमको क्रम से लगाना, अर्थात ये पूरा किन शब्दों को हम क्रम से लगाए ताकि वो एक अच्छा वाक्य बन सके। देखो सबसे पहले पहला वाक्य पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। मनुष्य पाँव से चलता है, ऑप्शन है तब उसे यात्रा कहते हैं, समुदाय से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है तब उसे हम समाज कहते हैं। अर्थात ये बिखरे हुए हैं बीच के शब्द, इनको हमको एक सीक्वेंस में लगाना। देखो मनुष्य पाँव से चलता है, अर्थात पाँव से चलेगा तभी तो वो यात्रा कहते हैं, अर्थात जब पाँव से चलता है उसे हम क्या कहते हैं यात्रा। तो पहले हमारा वाह आएगा, एक के बाद हमारा क्या आएगा वाह आएगा। फिर उसके बाद समुदाय से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है
या फिर समुदाय से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, प्राणों से चलता है तब उसे हम समाज कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर फिर उसके बाद जो आएगा प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, अर्थात ला आएगा पहले, फिर प्राणों से चलता है तब उसे, फिर ला के बाद क्या आएगा, रा आएगा। फिर उसके बाद अब बचा हुआ कौन सा है इस तरह से हमारा, या बचा हुआ है। अब समुदाय से चलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो समुदाय का या आएगा, 6 आएगा। अब देखो, अब ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन चुका है। अब इसे आप मिलाकर पढ़िए। देखो, मनुष्य पाँव से चलता है, फिर वा पे चले जाइए, तब उसे यात्रा कहते हैं। अच्छा, एकदम बढ़िया शब्द लग रहा है। फिर उसके बाद ला पे आएंगे, प्राणों से चलता है तब उसे हम जीवन कहते हैं, अर्थात बढ़िया है। फिर उसके बाद या समुदाय से चलता है तब उसे हम समाज कहते हैं। तो ये हमारा एकदम सीक्वेंस है। आप देखिए कौन सा विकल्प हमारा मिल रहा है इस तरह, वा, ला, रा, या, वा, ये वाला सी नंबर। तो सी नंबर इस तरह सही है। आप ऐसे एक एक विकल्प लगा कर भी देख सकते हैं, या फिर आप तुरंत वाक्य पढ़ कर भी उनको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। देखिए रस से रिलेटेड क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती हैं। तो 11 नहीं होती, ना कि 9 होती है, बल्कि 33 होती हैं। संचारी भाव जो हमारे मन में बहुत कम समय के लिए एकदम संचार करते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। इसे हम रस में पढ़ेंगे तो उसे हम यानी संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। अगला देखेंगे, जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो और वो भी चिपके हुए प्रतीत होते हों, अर्थात एक शब्द के कई अर्थ हो और चिपके हुए हो उन्हें वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। यमक हमने बताया था 2 शब्द आए और दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हों। 2 सेम शब्द आए, जैसे कनक कनक आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इस तरह से यमक नहीं होगा। हाँ, शैलेश होगा, जहाँ पर अर्थात एक शब्द है और उस शब्द में कई अर्थ छिपे हों, ठीक है, तो वहाँ पर शैलेश अलंकार होता है। अनुप्रास, जहाँ वरुणों की वर्ती बार बार हो, प्रतीप नहीं। अच्छा, कल एक चीज़ थोड़ा सा गलती हो गई थी कल की क्लास में, उसे सुधार लेंगे, बस थोड़ी सी गलती। हमने अलंकार के भेद बताए थे, अलंकार के भेद। तो अलंकार के हमने आपको शायद 2 बताया था, हमने बाद में देखा तो हमें पता चला कि हमने 2 बता दिया था। जल्दबाजी में किसी भी तरीके से हो सकती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो वहाँ पे लिख लेंगे, अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है, ये गलती थोड़ा सुधार लेंगे, हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार, और जो अंतिम होता था उसे हम उभयालंकार बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है 25-30 प्रश्न हो जाए, उसमें हो सकता है एक प्रश्न में जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में हमें क्लास में समझ में आया कि हाँ हमने ये चीज़ गलत बताई। ठीक है, इसको हम सुधार लेंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दा मतलब वो होता है जो अपने शब्द से काव्य को सुशोभित करते हैं, उन्हें शब्दा। जो अपने अर्थ से करते हैं उन्हें अर्था। और जो उभया मतलब जो शब्द और अर्थ दोनों से करते हैं उन्हें हम उभयालंकार करते हैं। ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, बीसल देव रासो किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शन है जगनिक, दलपत विजय, नरपतनाल और सरप्पा। देखो जगनिक की बात करें तो उन्होंने एक रचना लिखी है परमाल रासो। जगनिक के कौन भैया, परमाल रासो। लेकिन हमें यहाँ पर कौन पूछा गया, बीसल देव। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन तो नहीं है। दलपत विजय की बात करें, खुमान रासो। अच्छा, इसे कैसे याद रखोगे, जिसके अंदर खुमान चढ़ जाता है उसकी जरूर विजय होती है, तो खुमान रासो। तो इस तरह से खुमान रासो कौन हो जाएगा, दलपत विजय। जिसके अंदर खुमान चढ़ जाए किसी भी चीज़ का वो जरूर विजय पा लेता है, ठीक है, खुमान रासो अर्थात दलपत विजय। लेकिन वहीं पर बात करें नरपतनाल, हाँ ये बिल्कुल सही है। अर्थात कितने नर थे साहब, 20 नर थे। वो वाला नहीं, 16 मूवी कितने थे, कितने मतलब कितने आदमी थे, सरदार 3 आदमी, वो नहीं। ऐसे याद रखें कितने नर थे अर्थात 20 नर। ये एक ऐसे आप याद रख सकते हैं। हाँ, नरपतनाल है, किसकी रचना, बीसल देव रासो किसकी रचना, नरपत, अर्थात कितने नर थे, 20। तो बीसल देव मतलब नरपतनाल है। और सरप्पा की बात करें, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी रचना जो है दोहा कोश है और पौंचर्यो भी है, ठीक है। अगला देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की सारी रचनाएं दे चुकी हैं और उसमें में से पूछा गया है कौन से नहीं। मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है और लोकतायन है। आपने पढ़ा होगा हरिवंश राय बच्चन की ये भी है, ये भी मधुबाला भी है और मधुकलश भी है, लेकिन लोकतायन नहीं है। अच्छा, ये है फिर किनकी भैया,
हम बताते हैं ना, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? लोकतायन। तो इस तरह से जो सही आंसर हमारा होगा वो आंसर नंबर डी होगा। बाकी न तो मधुशाला, मधुकलश, ये सभी तीनों रचनाएं किनकी है? हरिवंश राय बच्चन। लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो नहीं कौन सी है? लोकतायन। किनकी है? सुमित्रानंद पंत की है। अगला देखेंगे, ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब साहित्यिक हिंदी से रिलेटेड हैं। देखिए, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? आपके सामने ऑप्शन 43, 51, 59, 79। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनका क्रम अच्छे से लगा हुआ है। तो पहला यहाँ पर हुआ था 43 में। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943। और दूसरा हुआ था, और हमसे दूसरा ही पूछा गया है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला तो गलत। अब इसके बाद ये फिर तीसरा हुआ था, तीसरा साप्ताहिक, और फिर ये चौथा हुआ था। ये क्या थे तार सप्तक? हम आपको क्लास में बताएंगे, ठीक है। 1943 में पहला, और 51 में दूसरा, और 59 में तीसरा, और कहने में 79 में चौथा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये गलत है और ये गलत है। चलिए अगला देखेंगे। प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला? देखो ये सब बढ़िया अच्छे, यानी आज पुरस्कार से रिलेटेड भी हमने आपके लिए क्वेश्चन रखे। प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला? आपके सामने ऑप्शन है हरिवंश राय, रामविलास, माखनलाल चतुर्वेदी, नौनॉब-दीज। तो इसमें में से जो सही ऑप्शन है वो रामविलास शर्मा को मिला है। हरिवंश राय बच्चन को तो मिला है पहला सरस्वती सम्मान। पहला कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। वो भी कब? 1991। लेकिन रामविलास शर्मा को अच्छा व्यास सम्मान तो पहला मिला है, लेकिन किस रचना के लिए? भारत और उसका भाषा परिवार। उसका भाषा परिवार कब? 1991, ठीक है। लेकिन कौन देता है, कौन सी कंपनी देती है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती भी और व्यास सम्मान भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से व्यास पूछा, रामविलास शर्मा बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को मिले तो इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है ये चीज़? माखनलाल चतुर्वेदी को। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखेंगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है। हमने कल आपको बताया था पश्चिमी हिंदी के एक ट्रिक दिया था, कब है, तो अर्थात एक कब से हमारा कौरवी, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली भी इसे हम बोलते हैं। कौरवी को ही क्या बोलते हैं? खड़ी बोली भी। और एक बात से तुम्हारा बन जाएगा बुंदेली, और फिर एक का से बन जाएगा तुम्हारा कन्नौजी, ठीक है। और एक बात से बन जाएगा तुम्हारा ब्रजभाषा, और हा से तुम्हारा बन जाएगा हरियाणवी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बांगरू भी कहते हैं। तो इस तरह से लेकिन पूछा गया है पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है। ब्रजभाषा है, बिल्कुल है भैया। कन्नौजी है, बिल्कुल है। कौरवी है, बिल्कुल है। लेकिन बघेली नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो, या फिर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया? बघेली। बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी के। किसकी है भैया? पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी के और दो भाषाएं इसके साथ हैं। कौन कौन से? ABC हमने बताया था, अवधी, बघेली लिखी हुई है, और कौन सी होती भैया? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी है। जो भी साथी ने डी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे देखेंगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो इस तरह से पूछा गया, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई, इन। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें जो सही आंसर होगा वो बे, अर्थात इसमें हम पहले मूल शब्द निकालेंगे तो इंसाफ,
ठीक है, इंसाफ मूल शब्द निकलेगा, लेकिन उसके आगे लगा है हमें ऐसा अर्थात प्रत्यय से नहीं, मतलब हमें उपसर्ग देखना है। तो इंसाफ में उसके आगे कौन सा अंश जोड़ा गया है? बे जोड़ा गया है। तो इस तरह से बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। चलिए अगला देखेंगे, अविकारी शब्द होता है। अविकारी वे होते हैं जिनमें कहने मतलब लिंग, वचन और कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। लेकिन संज्ञा में प्रभाव पड़ता है, इसलिए से ये नहीं है। सर्वनाम में भी पड़ता है, विशेषण में भी पड़ता है और अव्यय। अविकारी शब्द कौन होते हैं? अव्यय होता है। अगला देखेंगे, संकर शब्द का अर्थ है, अर्थात संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं, ना कि विदेशी शब्द। विदेशी मतलब जो विदेश से आए हुए हैं, जैसे कहने मतलब काजू होता है, तौलिया होता है, अलमारी, ये सब विदेशी शब्द हैं। और तद्भव हमने बताया था जो संस्कृत शब्द होते हैं लेकिन रूप बदलकर हिंदी में आए हुए होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम जो कतो संस्कृत शब्द ही होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो इस तरह से संकर शब्द कौन होते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए शब्द को हम संकर कहते हैं। अगला है, निम्न में तद्भव है। आपसे पूछा गया निम्न में तद्भव है, अर्थात यमुना, ये तो तत्सम है। इसका अच्छा तद्भव की बात करें, जमुना होता है। इसका तद्भव क्या होता है भैया? जमुना होता है। और योग, योग का जो तद्भव होता है वो जोग होता है, जोग, ठीक है। और रात्रि, ये भी तत्सम है। इसका जो तत्सम होता है वो थोड़ी तद्भव होता है, वो रात होता है, ठीक है। और बच्चा, बच्चा ये तद्भव शब्द हैं। इसका जो तत्सम होगा वत्स होगा। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? वो वत्स होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ना कि सी, ना बी, ना ए, ठीक है। हमने ये तद्भव लिखे हुए 3 शब्द के, लेकिन वहीं पर ये हमने बच्चा, ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो वत्स होता है, कहीं वत्स। अगला और अंतिम, किस वाक्य में अपादान कारक हैं, अर्थात किस वाक्य में बताया गया है अपादान, कहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही। देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें तो कोई अलगाव की बात ही नहीं। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती, अर्थात हिमालय से गंगा अलग हो रही, यहाँ पर अलगाव की बात है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और चाकू से फल काटो, अर्थात उसके द्वारा किया जा रहा कार्य, तो यहाँ पर करण कारक है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो बी नंबर बिल्कुल सही है। ये हमारे 30 प्रश्न थे। आप लोग बताना कैसी थी क्लास और आप 30 में से कितने कर पाए। लेकिन आप लोग स्कोर नहीं बताए, स्कोर इसलिए नहीं बताते कि हमारा स्कोर कोई दूसरा जान लेगा कि हाँ हम इतने सही कर पाएँ। लेकिन ठीक है, चलिए वो जैसा भी है आपका है, आपके विचार हैं, उन्हें आप अगर अपना छिपा कर रखना चाहते हैं या फिर उजागर नहीं कर, ठीक है। लेकिन आप जो भी कहने मतलब जो भी आपने सीखा, क्या प्रैक्टिस करा, इस तरह से आपका बढ़िया बेहतरीन रिवीजन हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस बारे में अपनी राय जरूर देना। फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। हम प्रश्नों के लेवल बढ़िया एकदम अच्छे से देख कर भी रखते हैं और वही प्रश्न उठाते हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं, फिर जो पूछे जा सकते हैं। अर्थात हमने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ यही बात कि प्रश्न वही जो एग्जाम में आए, ठीक है। हम प्रश्न वही रखेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं फिर आपका जब एग्जाम होगा तब उसमें हम आपको इन्हीं अपनी प्रैक्टिस क्लास में वो सारे प्रश्न भी दिखाएंगे एक एक करके, हाँ ये हमने क्वेश्चन आपको कराया था। तो चलिए फिर अपनी तैयारी करना, मिलेंगे कल फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।